हमारा बेमना कंट्रोल रूम है जो मॉनिटर करता है ग्रिड्स का पूरा लोड, उसमें उनको इमरजेंसी कट्स देने पड़े। शेड्यूल हमारा जो टोटल पावर ऑन टाइम है वो है तहसील बोनियार के लिए 14 आवर्स और तहसील उड़ी साइड के लिए, मेन उड़ी टाउन के लिए है 16। एज पर जो हमारा कर्टेलमेंट शेड्यूल है उसमें तहसील बोनियार साइड जो है 14 आवर्स ऑन है और तहसील उड़ी साइड है 16 आवर्स ऑन। लेकिन अब इसमें क्या हो जाता है, जो भी बराबर इन दिनों जितना भी आजकल पावर हमें मिला विदाउट फॉल्ट्स सबको मिल रहा है पावर और अपने शेड्यूल में मिल रहा है। लेकिन हमारा एक दूसरा कंस्ट्रेंट है जो कि JNK का कंस्ट्रेंट है। इस टाइम पावर अवेलेबिलिटी जो है बहुत कम है। उसमें ओवरऑल जब पावर का हो जाता है, हमारा बेमना कंट्रोल रूम है जो मॉनिटर करता है ग्रिड्स का पूरा लोड, उसमें उनको इमरजेंसी कट्स देने पड़ते हैं। वो इमरजेंसी कट्स भी वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक ग्रिड को आफ्टर 3 आवर्स और आफ्टर 4 आवर्स। टोटल में उसमें कभी 2 आवर्स ही होता है और कभी मोर देन 2 आवर्स होता है, सुबह से लेकर शाम के 10 बजे तक। तो वो हर दिन थोड़ा वेरी हो जाता है, बट एज पर शेड्यूल हमारा जो टोटल पावर ऑन टाइम है वो है तहसील बोनियार के लिए 14 आवर्स और तहसील उड़ी साइड के लिए, मेन उड़ी टाउन के लिए है 16 आवर्स। मैम, लोग इसमें शिकायत करते हैं कि शेड्यूल के तहत भी बिजली नहीं मिलती है। शेड्यूल के तहत में यही आ जाता है, जो बेमना से ग्रिड कट हो जाता है उसमें LJHP में 1 आवर कट एडिशनल दिया जाता है, जिसकी वजह से जो ऑन टाइम है कोई एक दिन एक फीडर इफेक्ट हो जाता है, दूसरे दिन दूसरा फीडर इफेक्ट हो जाता है एक एरिया का या एक रिसीविंग स्टेशन का। तो वही एडिशनल कट्स हो रहे हैं, जिसमें हमारा गवर्नमेंट भी काफ़ी ट्राई कर रहा है कि ये हमें ना करने पड़े, लेकिन इसमें इनमें इमरजेंसी होती है एज पर पावर अवेलेबिलिटी, जहां इनको ये कट्स देने पड़ते हैं। रिसेंटली कुछ पिछले दिनों एडिशनल 500 मेगावाट जो JNK को मिले, उसमें कट्स कम हुए थे, लेकिन अभी कट्स थोड़ा और इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि हमारा जो लोड भी है कंज्यूमर्स का वो बढ़ता जा रहा है। कंज्यूमर्स ज़्यादा क्रूड हीटर्स और बॉयलर्स यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से पावर जो है बहुत कम मिलने लग रहा है। अगर कंज्यूमर्स जो हैं बिल्कुल क्रूड हीटर बॉयलर्स जो हैं वो यूज़ करना बंद करेंगे और घर में अगर पावर ऑन टाइम का है तो उसमें 1 और 2 अप्लायंसेस एट अ टाइम यूज़ करें और बाकी अप्लायंसेस जो है अननेसेसरली ऑन ना रखें। बिजली का वो सही से इस्तेमाल अगर करेंगे तो हर घर को अच्छे से पावर मिलेगा। हर कंज्यूमर से यही रिक्वेस्ट है कि वो क्रूड हीटर बॉयलर्स बिल्कुल यूज़ ना करे और पानी को अगर गर्म करना है तो गर्म ही करे, बॉयल ना करे, जिससे कि और एनर्जी वेस्ट हो रही है। और जहाँ यहाँ पे कहीं वुड भी अगर यूज़ हो रहा है हीटिंग के लिए, उसको भी थोड़ा सा आप इस्तेमाल कीजिए। उसमें जो चीज़ें पावर पे चलती हैं वुड को भी आप जो यूज़ कर ही रहे हैं उसमें थोड़ा सा जो पावर अप्लायंसेस का काम है वो वुड पे ही मैनेज कर ले, जैसे कि पानी वानी का गर्म होना, ताकि जो ओवरऑल अगर घर में थोड़ी रोशनी ही रहे वो भी बहुत काफ़ी है। इन दिनों विंटर्स में काफ़ी शेड्यूल जो है एक्स्ट्रा हो जाता है, पावर ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो लोग अगर थोड़ा इसमें लोगों की वजह से ही अभी देखिए रिसेंटली जो हम चेकिंग्स कर रहे हैं, चेकिंग्स का ये फ़ायदा होता है कि रिसिविंग स्टेशन पे 20-30 एम्पेयर का जो लोड है वो कम हो जाता है। उससे क्या हो जाता है, आजकल कोई फॉल्ट्स नहीं आ रहे हैं जो कि फीडर के ओवरलोडिंग की वजह से कट लगता था। ओवरलोडिंग की वजह से फीडर अब कट ही नहीं रहता है, फीडर हमेशा ऑन रहता है। बस ये है कि अगर उसमें फोर्स कर डालना पड़ता है वो और या एज पर शेड्यूल, बाकी ना फॉल्ट नहीं आता है ना ही ओवरलोडिंग होती है, क्योंकि लोग भी अब थोड़ा पीक आवर्स पे उनको पता है कि चेकिंग हो रही है, वो भी अब थोड़ा थोड़ा लोड कम यूज़ करते हैं और अपने घरों में क्रूड हीटर बॉयलर्स जो हैं वो ऑफ ही रखते हैं। इस वजह से लोगों को फिर भी जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिल रही है फ्रॉम रिसीविंग स्टेशंस, क्योंकि ओवरलोडिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। लेकिन थोड़ा सा हमें जो है ये JNK की पावर अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम, जिस वजह से हमें ग्रिड से ही कट हो जाता है, उसमें हम थोड़ा सा हो जाते हैं कि लोगों को इनकन्वीनियंस हो जाती है। लेकिन उसमें भी धीरे धीरे तब इम्प्रूवमेंट आएगी। यहाँ से अगर हमें पावर भी अवेलेबल ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन लोग भी अगर पावर को सही से इस्तेमाल करेंगे उससे काफ़ी पावर में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और चेकिंग्स में भी हमें थोड़ा काफ़ी फ़ायदा आ जाता है, लोड कम हो जाता है। और चेकिंग्स के दौरान भी हम पूरा ख्याल रख रहे हैं कि हर कंज्यूमर
की हर चीज़ को नज़र में रख के उनकी चेकिंग भी बहुत डिसिप्लिन में हो जाएगी। और हमारे लाइनमैन भी जो हैं उनको मैं पूरा हर दिन डेली गाइड करती हूँ कि कैसे चेकिंग की जाए, लोगों को हैरेस भी नहीं करना है, हमें बस लोगों को पूरा अवेयर करना है कि हमें जी क्रूड हीटर बॉयलर जो है वो रिमूव करने हैं, और घर में अगर 5-6 अप्लायंसेस हैं उनको वन एट अ टाइम यूज करना है जुडिशियसली। अभी हमारे जो गाइडलाइंस हैं, हमारा जो 50% पोर्शन जो है वो RDSS के अंडर जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ नेटवर्क में आ रहा है। और जहाँ पे मैं आज ही और भी हमें और गाइडलाइंस आई हैं, जहाँ पे हमें ऐसा इंफ्रा है जहाँ पे पेड़ों के ऊपर से जा रहा है, हमारे जेईज उसका एस्टिमेशन करेंगे। और हायर अप से हमें अब ये इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि उनको विद इन लिटिल टाइम फ्रेम जो है उनका जो एस्टिमेशन है वो अप्रूव हो जाएगा, और उनका जो ये LT इम्प्रूवमेंट है जो वहाँ पे पेड़ों से जा रहा है नेटवर्क, वो ठीक हो जाएगा। कि हम भी फील्ड में जाके सारी जो भी LT प्रॉब्लम्स हैं, और जो अगर वफद भी आ जाता है वो हमें बताएगा कि कहाँ किस एरिया में उनको दिक्कत हो रही है, पोल्स की कमी है, वो हम पूरा एस्टिमेशन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लाके उनका इंफ्रा जो है वो पूरा ठीक हो जाएगा। देखिए ऐसा है जो फिक्स्ड गैजेट्स हैं जिसमें गीजर आएगा और वॉशिंग मशीन जैसे है, ये एसेंशियल चीजें हैं, इन पर कोई पाबंदी नहीं है। एक गीजर जो 2 घंटे भी चलेगा उसमें 4 यूनिट्स का कंजप्शन आएगा। हमारा ये है कि कंज्यूमर को दिखाना है अपना कनेक्टेड लोड, हमें वो देखना है उसका जो एग्रीमेंट है वो कनेक्टेड लोड में के हिसाब से हो जाएगा फिलहाल जब तक फ्लैट रेट है। तो उन अप्लायंसेस को यूज करने में कोई पाबंदी नहीं, ना ही हम सीज करते हैं। ओनली वी सीज क्रूड हीटर्स एंड बॉयलर्स। बाकी गीजर, इंडक्शन, इलेक्ट्रिक कुकर, ओवन जो भी है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1 और 2 अप्लायंसेस एट अ टाइम। हैवी इक्विपमेंट्स में जैसे गीजर आता है और भी बाकी तो लाइट इक्विपमेंट्स होते हैं, उनका कंजप्शन उतना नहीं होता है, 1 यूनिट का 1 आवर में कंजप्शन आता है। बट कंजप्शन जो आप करेंगे, जो आपकी कनेक्टेड लोड है, बिलिंग उस हिसाब से होगी। बाकी हम ऐसा कोई गैजेट सीज नहीं करेंगे। हाँ, कहीं पे हमें वेल्डिंग मशीन्स का अनऑथराइज्ड एक्सेस हो रहा होगा, यूज हो रहे हैं, तो वो चीजें तो सीज हो जाएंगी। सीज्ड आइटम का भी एक प्रोसेस है। पहले कंज्यूमर जो है सीज्ड आइटम्स अदर देन दीज क्रूड हीटर्स, जहाँ पे वो हैवी आइटम्स होते हैं, उनमें हमारा जो भी कोई सीज आइटम है वो ऑफिस में यहाँ डिपॉजिट होगा, कंज्यूमर आएगा, उसमें जो फाइन हो जाएगा वो उसको पे करना है, उसके बाद वो अपना सीज्ड आइटम ले सकता है वापस। फाइन में भी हम देखिए बहुत हर चीज को हर कंज्यूमर के हिसाब से फाइन का भी ऐसा कुछ नहीं है, डिफाइंड अमाउंट नहीं होता है। बट अब जो अप्लायंसेस लिए जाते हैं उस हिसाब से हम करते हैं। फाइन तो भरना ही भरना है, और फाइन का ऐसा अमाउंट मैं डिक्लेयर नहीं कर सकती, वो डिपेंड करता है उसकी इसके घर से हम कितना ले सकेंगे। फाइन रेट्स में अभी ऐसे नहीं बता सकती हूँ आपको कि क्या क्या रेट किस में जाती है। इलीगल यूज ऑफ पावर सप्लाई होता है विदाउट एग्रीमेंट, उसमें तो अलग फाइन होता है। विद एज बीइंग कंज्यूमर मोर देन कनेक्टेड लोड यूज करना, उसके अलग फाइन होते हैं। देखिए अभी एज ऑन डेट तो एमनेस्टी स्कीम सितंबर में खत्म हो गई, वो 1 ईयर के लिए थी, और 1 ईयर में तो हमने काफ़ी कंज्यूमर लेवल पे जाके कैंप्स करके काफ़ी किया है हमने उसको कवर अप। लेकिन ऑब्वियसली इतना काम तो 100% कोई होता नहीं है, कंज्यूमर्स रह गए होंगे। अभी हमें रिसेंटली एक MD साहब ने एक पूछा है कि अगर आप चाहते हैं स्कीम को एक्सटेंड करने के लिए तो आप बता सकते हैं। हमने उनको बताया कि अभी भी काफ़ी कंज्यूमर्स हैं जिनके ह्यूज आउटस्टैंडिंग है, जो बाय सम प्रॉब्लम्स कवर अप नहीं हो पाए अपने उस 1 साल में बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। हो सकता है, उम्मीद है कि ये एमनेस्टी स्कीम और मत लागू हो जाएगी कुछ महीनों के लिए। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।